नमस्कार, स्वागत है आपका मनी गुरु के एक और सेगमेंट में। और आज हम कवर करेंगे म्यूचुअल फंड्स और उससे जुड़े सवाल। कैसे तय करें फाइनेंशियल गोल, कैसे करें रिटायरमेंट प्लानिंग। आज मनी गुरु के शो में समझेंगे म्यूचुअल फंड की कुछ बारीकियां भी। लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं और अपना सवाल पूछना चाह रहे हैं तो आप हमें टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। लगातार आपकी स्क्रीन पर वो नंबर फ्लैश होगा, आप उस पर हमें कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं moneyguru@zmedia.slgroup.com। ये मेल आईडी है जहां पर कि आप अपने सवालों को हम तक पहुंचा भी सकते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो आपके सवालों का जवाब देंगे, जो भी क्वेरीज है। जाने माने फाइनेंशियल प्लानर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। सर, थैंक्स अ टर्म फॉर ज्वाइनिंग अस। और सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, म्यूचुअल फंड मार्केट इस टाइम अगर माहौल देखें म्यूचुअल फंड का, तो एक ट्रेंड देखा जा रहा है। जुलाई में बैंकिंग और फाइनेंशियल में काफी ज्यादा पसंद आ रहा है म्यूचुअल फंड्स को। तो किस तरह का ट्रेंड आप देख रहे हैं और आपको इस वक्त कौन सा ट्रेंड पसंद आ रहा है? किस तरह के सेक्टर आपको पसंद आ रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में? देखिए, ऐसा है पूजा कि जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, मैं कोई स्पेसिफिक सेक्टर या कोई थीम में इन्वेस्ट करने में विश्वास नहीं करता हूँ और मैं एडवाइस भी नहीं करना चाहूँगा। और अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मैं डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट एडवाइस नहीं करता हूँ, क्योंकि आप मार्केट में एंटर कर सकते हैं, आप जो पर्टिकुलर स्क्रिप है वो खरीद सकते हैं, पर वो बेचने का टाइम आपको समझ में नहीं आता है। तो मेरा सुझाव सब व्यूअर्स के लिए है कि अगर आपको इक्विटी का एक्सपोजर लेना है तो आपको ये म्यूचुअल फंड के जरिए ही लेना चाहिए। और वो भी आप लमसम इन्वेस्ट नहीं करें, आप ये जो पीरियडिकली सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP के जरिए अपना इन्वेस्टमेंट करें। तो मार्केट लो है तो भी आप खरीद पाएंगे, मार्केट हाई लेवल पे है तो भी खरीद पाएंगे। और SIP का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब मार्केट हाई पे होता है तो सेम अमाउंट पे आपकी कम खरीदी होती है, और जब मार्केट नीचे होता है तो उसी सेम अमाउंट में आप ज़्यादा माल खरीद सकते हैं। मतलब इसको जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बोलते हैं। इसकी वजह से आपको जो इक्विटी मार्केट में जो वॉलेटिलिटी आती है, जो बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, वो उससे बच पाएंगे आप, क्योंकि आप हर लेवल पे मार्केट में खरीदा है आपने। ओके, तो ये राय आती हुई मिस्टर जैन की तरफ से, मार्केट ऊपर हो या नीचे आप उसकी फिक्र मत करिए। आप अपना गोल दिमाग में रखिए और प्रॉपर डिसिप्लिन तरीके से SIP करना बहुत जरूरी है अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। तो चलिए सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं। और हमारे साथ आसाम से दर्शक जुड़े हैं। शामंता बरुआ जी ने हमें कॉल किया है। नमस्कार, पूछिए, क्या जानना चाह रहे हैं आप? नमस्कार मैडम जी नमस्कार, पूछिए। मेरा ये सवाल ईमेल के जरिए आपके पास भेज दिया गया है। जी, हमें मिला है आपका सवाल और काफी जगह पर आपने निवेश भी किया है। थोड़ा डिटेल में बताएंगे, हम आपसे समझना चाह रहे हैं किस तरह का निवेश है आपका। मेरा मेनली 3 गोल्स है। एक रिटायरमेंट गोल्स है जो एट द एज ऑफ 60 इयर्स, और एक है बेटी की पढ़ाई के लिए, मुझे 16 इयर्स बाद चाहिए 59 लाख रुपीस का, और एक है बेटी की शादी के लिए। ओके, वो है अमाउंट 59 लाख रुपीस का। बिल्कुल। तो मेरा ये फंड जो है मैंने इन्वेस्ट किया, वो मुझे क्या ये दिला पाएगा? हाँ, ओके। हाँ, और आपके काफी सारे जो यहाँ पे निवेश हैं, उसका नाम भी आपने हमें काफी अच्छी तरीके से मेंशन किया है। म्यूचुअल फंड में भी आपका है, डेट फंड में भी है और हेल्थ इंश्योरेंस में भी है। वैसे आपका सैल्यूट करना चाहेंगे सर, आपने अपने गोल काफी अच्छी तरीके से डिफाइन किए हैं और बेटी के लिए आपने काफी अच्छी प्लानिंग की है। बेटी के हायर एजुकेशन, जो कि अभी 16 साल के बाद के आपने एजुकेशन की प्लानिंग की है, शादी के को लेकर भी आप प्लानिंग कर रहे हैं। तो गोल क्लियरली आपके डिफाइंड है। लेकिन जहां पर आपका निवेश है, हम उस पर राय ले लेते हैं। जैन सर हाय, ये शामंता बरुआ जी ने हमें कॉल किया है और इन्होंने अपना गोल भी मेंशन किया हुआ है। लेकिन शुरुआत म्यूचुअल फंड के साथ करते हैं कि काफी सारे म्यूचुअल फंड में जो स्कीम है वहां पर निवेश है। आप म्यूचुअल फंड से अगर जुड़ा क्या सुझाव देंगे इनको? देखिए पूजा, ऐसा है कि बरुआ साहब के इतने सारे गोल है, तो एक्चुअली ये पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए उनको। तो पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए मेरा सुझाव है कि उनको प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर है उसको हायर करना चाहिए। मतलब ये आपका एक प्रश्न, आप एक बार आपने प्रश्न पूछ लिया और आपके ये गोल वगैरह डिफाइन हो जाए, क्योंकि आपकी जो नीड है, रिस्क प्रोफाइल वगैरह, वो सब समझना जरूरी है। जहाँ तक प्रश्न
पूजा इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है और जो फंड में ये इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका है, तो एक तो ये जैसे एसआईपी कर रहे हैं लिक्विड फंड में, तो मेरे हिसाब से पूजा जो लिक्विड फंड में है ना एसआईपी करने का मेरे हिसाब से कोई तर्क समझ में नहीं आता है। अगर ये कंटिंजेंसी प्लानिंग के लिए पैसा अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जब भी इनके पास बैंक में पैसा हो तभी वो लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सेविंग बैंक में 4% इंटरेस्ट मिलता है, लिक्विड फंड में आपको 6.5-7% के आसपास मिल जाएगा। तो जो एसआईपी की जैसे इक्विटी में डेट होती है वैसे आपको लिक्विड फंड के लिए वो डेट तक वेट करने की जरूरत नहीं। जैसे ही पैसा आपके बैंक में है 4% की जगह आप 7% अर्न करता है उस पर शिफ्ट कर दीजिए। दूसरा, उनकी जो फंड की इतनी लंबी लिस्ट है, एक तो इतने सारे फंड नहीं होने चाहिए, इसमें भी जैसे 2 फंड है इनके, मोतीलाल ओसवाल का लॉन्ग टर्म फंड है और एक डीएसपी ब्लैक रॉक का नेचुरल रिसोर्सेज रिन्यूएबल एनर्जी का जो फंड है, ये दोनों फंड रेटेड नहीं है। जो म्यूचुअल फंड की रेटिंग एजेंसीज है उनके द्वारा रेटेड नहीं है। तो अगर आप कोई अनरेटेड फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस वगैरह ट्रैक कर पाना मुश्किल होता है। तो मेरा सुझाव है कि आप ये जो अनरेटेड फंड है उसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट है, कोई भी दूसरे जो आपकी बाकी की जो स्कीम है 6 स्कीम है वो सब बढ़िया स्कीम है, तो आप दो जो अनरेटेड फंड की जो एसआईपी है वो बंद करके 6 स्कीम में से कोई भी स्कीम में ये पैसा आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, बरुआ जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो उनसे थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, इतने सारे जो फंड्स हैं इसमें निवेश करने की सलाह ये आपने खुद रिसर्च की है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर ने आपको ये एडवाइस किया है? जी, मैं आपका प्रोग्राम रोज देखता हूँ, मनीगुरु में ही मुझे ये सब मिला है। ओके, लेकिन आपको बताया भी गया होगा कि सारे फंड्स में नहीं, कुछ फोकस्ड फंड हैं, आपके गोल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर निवेश करें। और हमारे पास जो सवाल आया है आपका, आपने डेट फंड में भी और हेल्थ इंश्योरेंस में भी कुछ इन्वेस्ट करके रखा है? जी बिल्कुल, मेरा हेल्थ इंश्योरेंस में भी इन्वेस्टमेंट है। हाँ। वो करीबन 18,000 रुपीज पर एनम है। ओके। एक सिग्मा टीटीके में है और एक आपका HDFC आर्गो में है। ओके। फैमिली पर्पस है दोनों। और आपका टर्म प्लान भी लिया हुआ है 60 लाख रुपीज का एक, HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट प्लस। ओके, तो आप क्या जानना चाह रहे हैं? आप बने रहना चाह रहे हैं, इसमें कुछ बदलाव करना चाह रहे हैं आप? चलिए, इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। बलवंत जी, हमें राय, इन्होंने इनका जो निवेश है वो एनपीएस में भी है, पीपीएफ में भी है और कुछ इंश्योरेंस प्लान भी इन्होंने लेके रखे हैं। क्या इनका यहाँ पर निवेश करना सही है? देखिए पूजा, एक बात बताता हूँ मैं कि ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो निवेश नहीं है, वो आपकी जरूरत है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है। मेरे पास जो बरुआ साहब की डिटेल है उसके हिसाब से इन्होंने 13 लाख का फ्लोटर टर्म प्लान लिया हुआ है। तो वैसे 13 लाख सफिशिएंट अमाउंट है, पर वो कॉस्टली पड़ जाता है और उन्होंने 2 अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से लिया है टर्म प्लान। तो ये मेरा सुझाव है कि ये अपना हेल्थ इंश्योरेंस 2 अलग अलग कंपनी से लिया है, तो वो सुझाव है मेरा कि एक तो एक ही कंपनी से इंश्योरेंस खरीदना चाहिए, और दूसरा आप बहुत ज्यादा रिस्क कवर करना चाहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में तो आपको ज्यादा प्रीमियम चुकाना पड़ता है। तो उसके लिए आपके पास में एक ऑप्शन है कि आप एक बेस प्लान जो है 5 से 10 लाख के बीच का बेस प्लान ले लीजिए और उसके ऊपर एक सुपर टॉपअप पॉलिसी ले लीजिए जिसमें आपका जो बेस प्लान है उतना डिडक्टिबल होगा। तो ये जो सुपर टॉपअप प्लान है वो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, मतलब आप अभी जितना प्रीमियम 13 लाख पे भर रहे हैं उससे बहुत सस्ते में आपका ये जो बेस प्लान और सुपर टॉपअप का कॉम्बो आ जाएगा। जहां तक उनका एनपीएस और पीपीएफ में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका प्रश्न है, तो ये तो अच्छा ही कर रहे हैं पीपीएफ वगैरह में जो पैसा डाल रहे हैं, क्योंकि बाकी जो पैसा उनका इक्विटी फंड में जा रहा है। और एक कॉन्सेप्ट है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग में कि आपका असेट अलोकेशन होना चाहिए, मतलब डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो थोड़ा पैसा आपका इक्विटी में भी होना चाहिए, थोड़ा आपका डेट में भी होना चाहिए। एक इनका जो टर्म प्लान है, मेरे पास जो डिटेल है, इनका 60 लाख का टर्म प्लान है। वो उनका ऑनलाइन टर्म प्लान ही लगता है, परंतु जैसे इनकी इनकम जो है, इनकम देखते हुए 10 लाख की इनकम है, तो एज ए थंब रूल आपकी जो एनुअल इनकम है उसका 10 से 12 गुना आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। अब चूंकि इनका 6 गुना ही है
तो और इनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, तो मेरे हिसाब से इनको 1,20,00,000 का टोटल टर्म कवर होना चाहिए। उसमें से 60 लाख का इनके पास में है, 60 लाख का उनको एडिशनल टर्म इंश्योरेंस खरीदना चाहिए, और अगर ऑनलाइन टर्म प्लान मिल जाता है तो वो भी ले लेना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने अपने हेल्थ इंश्योरेंस के साथ में क्रिटिकल इलनेस का राइडर लेके रखा है। तो ये जो क्रिटिकल इलनेस का जो राइडर है पूजा, वो बहुत कम अमाउंट कवर करता है। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपका जो क्रिटिकल इलनेस कवर है वो भी आपका लाइफ इंश्योरेंस की अमाउंट के बराबर होना चाहिए। ओके, तो चलिए इनका मेरे पास में इनकी एक्सीडेंट इंश्योरेंस की भी डिटेल है। इनके सिर्फ 10 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस है। तो एक्सीडेंट इंश्योरेंस तो पूजा व्यक्ति को सबसे पहले लेना चाहिए। मतलब जब व्यक्ति अपना कैरियर शुरू करता है, हो सकता है उसके पास पैसा नहीं हो खर्च करने के लिए, तो उसकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो डेथ वगैरह या हैंडीकैप होने की, वो एक्सीडेंट इंश्योरेंस, एक्सीडेंट की वजह से है। तो उनको एक्सीडेंट इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। इनके पास सिर्फ 10 लाख का ही एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, तो इनको कम से कम 1,20,00,000, 1.25 करोड़ का एक्सीडेंट इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। 10 लाख का है तो बाकी का, और ये सबसे सस्ता है क्योंकि आपको लाख रुपए के पीछे 140-150 रुपया भरना पड़ता है। तो बाकी काम ये करें नहीं करें, पर एक्सीडेंट इंश्योरेंस जरूर अपना बढ़ा दे इमीडिएटली। ओके, तो शामंता जी, ये कुछ राय आती हुई आपने, बहुत अच्छी बात है, आपका गोल डिफाइंड है और आपने काफी अच्छी तरीके से प्लानिंग भी की है, डेट में भी है, हेल्थ इंश्योरेंस में भी लिया हुआ है आपने, और म्यूचुअल फंड में भी आपका एक्सपोजर है। लेकिन इतने सारे फंड लेना जरूरी नहीं है, कुछ सिलेक्टेड फंड्स में आप निवेश रखिए, और जो राय यहाँ पर दी गई है, उम्मीद है आपको मदद मिली होगी। अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं इस बीच। राजीव शुक्ला जी जुड़े हैं हमारे साथ पंचकुला से। नमस्कार राजीव जी, पूछिए। जी मैम। जी, वैसे आपका सवाल आ चुका है मेल के जरिए हमारे पास, लेकिन थोड़ा और डिटेल में बताइए, आप क्या जानना चाह रहे हैं, कुछ बदलाव करना चाह रहे हैं क्या स्कीम में? हाँ जी मैम, मेरा एक जो है हमारा यंग स्टार चल रहा है, 2006 से चल रहा है मैम, अभी तक 20,000 पर एनम का है। और मैंने करीब 10-15 साल के आसपास हमने लिया था इसको। अच्छा, तो मेरा ये आपसे एक क्वेश्चन है कि इसमें मैं बना रहा हूँ या इसको मैं डिसकंटिन्यू करके इसको कहीं और इन्वेस्टमेंट ले जाऊँ। दूसरा, एक हमारा 2009 से पेंशन सुपर चल रहा है SDFC का ही, 4500 रुपए हर मंथ हमारा इसमें जाता है जी। तो 2009 ऑनवर्ड्स लेकर के अभी तक हमारा ये कंटिन्यू चल रहा है मैम। और इसके अलावा हमारा एक SDFC टॉप 200 का चल रहा है, 5,000 की किस्त चल रही है मैम। और इसमें हम, जैसे आप लोग पहले बताते थे कि आप इतना जमा करोगे बराबर जा करके 10 साल तक तो आपका 1 करोड़ में हो जाएगा, 60 लाख में हो जाएगा, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हमारा हुआ है। पहले हमने इसमें जो 2,38,000 का हमारा एक था, उसका करीब 5.5 लाख हो चुका है। और इसी में जो हमारा अभी 2.5 लाख से एक इन्वेस्ट हुआ, उसका भी करीब 3.5 लाख के आसपास हुआ है। टोटल मिला करके 9 लाख के आसपास जा रहा है। मतलब आप जो 2006 से कंटिन्यू में इसमें टॉप 200 पे लगा रहा था पैसा। अच्छा, मतलब आप जो उम्मीद कर रहे थे, जिस तरह के रिटर्न की, जिस तरह के इनकम की एंड ऑफ द डे, वो आपको नहीं मिली है। आप लोगों के शो में मैं तो बराबर रेगुलर मतलब इसका आपके शो को मैं देखता हूँ। दिन में अगर छूट जाता है तो मैं रात में भी कोशिश करता हूँ, अगर फैक्ट्री से लेट हो जाता हूँ देखने के लिए। तो मैम इसमें ये जो बताते हैं कि आप इतने साल तक 15,000 का इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका 10 साल में 1 करोड़ हो जाएगा, 15 साल में इतना हो जाएगा, बट ये मैंने किया, हमें कुछ ऐसा इसमें दिखा नहीं मैम। और मैं, मेरा एक क्वेश्चन और है कि मेरे कुछ छोटे छोटे से फंड, जैसे SDFC प्रो फंड है, मैंने एक बार लगाया था 25,000, उसका आज 1 लाख हो गया। तो मतलब मैं इनको किस तरीके से और किस फंड में स्विच करूं, स्विच करने का तरीका क्या है? जब हम आपको बताते हैं, कोई फंड का नाम बताते हैं, तो हम ये भी, हम कई तरीके से मैनेज करने के तरीके भी बताते हैं। समय समय पर रिव्यू करना भी यहाँ पर बहुत जरूरी है। लेकिन चलिए बलवंत जी से राय ले लेते हैं। सर, SDFC यंग स्टार में निवेश है इनका, SDFC पेंशन सुपर में है, SDFC टॉप 200 में भी इन्होंने काफी समय से निवेश किया हुआ है, और IDFC प्रीमियर में भी इन्होंने काफी लंबे समय से निवेश किया, करीब 2006-2009 से लगभग हर फंड में ये निवेशित है। लेकिन जो ये उम्मीद कर रहे थे जिस तरह के एंड ऑफ द डे इनकम की हाथ में, वो इनको मिली नहीं है। अभी आप क्या सजेस्ट करेंगे इनको, किस तरह का बदलाव इन्हें करना चाहिए यहाँ पर? देखिए पूजा, आपने शुक्ला जी को एक तो बढ़िया सा सुझाव दे दिया कि आपको इन्वेस्टमेंट का रिव्यू करते रहना चाहिए। मतलब अगर कोई एक बार चैंपियन है, एक तो जरूरी नहीं कि हर मैच में वही व्यक्ति चैंपियन होगा। ये बात 100% आपके इन्वेस्टमेंट पे भी लागू होती है। तो आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें,
आप उसको कम से कम साल में एक बार रिव्यू जरूर करें और देखें कि आपका जो टारगेटेड रिटर्न था, जो रिटर्न आप सोच रहे थे आना चाहिए और जो हिस्टोरिकली आया है वो आता है कि नहीं आ रहा है। आगे अपन इनके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किए गए हैं, मतलब जो चीजें खरीदी गई है उसको डिस्कस करते हैं। एक तो जैसे इनका HDFC यंग स्टार है, ये बेसिकली पूजा इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। अच्छा। और एक पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि आप अपना इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट नीड्स को मिक्स नहीं करिए, दोनों के लिए आप अलग अलग प्रोडक्ट खरीदिए। तो इन्होंने इंश्योरेंस भी ले लिया है और इन्वेस्टमेंट भी ले लिया। तो जैसे बोलते हैं ना, दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। तो अगर आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदेंगे तो न तो आपको एडिक्वेट इंश्योरेंस मिलता है और न आप जो पैसा डालते हैं उसके ऊपर आपको रिटर्न मिलता है। और दूसरा जो HDFC पेंशन सुपर है वो भी सेम यूलिप बेस्ड प्रोडक्ट है, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट की रिस्क भी पॉलिसी होल्डर की होती है। बाकी सब व्यूअर्स को भी मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो किसी प्रोडक्ट में अगर चाइल्ड नाम आ गया या पेंशन नाम आ गया, ये जरूरी नहीं कि वो चाइल्ड या पेंशन पर्पज के लिए सही होगा। तो मेरा तो सुझाव है, चूंकि ये दोनों जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है इनके पहले इनका जो यंग स्टार को देखते हैं उसमें इनका 5 साल से ज्यादा हो गया है, तो अगर ये सरेंडर करेंगे तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, तो वो पैसा निकाल के इमीडिएटली बैलेंस फंड में शिफ्ट कर सकते हैं। और चूंकि ये एक इन्वेस्टमेंट मैं प्रिज्यूम करता हूँ इक्विटी वाला ही होगा, वो इक्विटी से इक्विटी करते हैं, तो यहाँ पे SIP वगैरह STP वगैरह करने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा पैसा बैलेंस फंड में डाल सकते हैं। दूसरा जो उनका HDFC पेंशन जो सुपर है, HDFC पेंशन में ये इनका भी इसमें भी 5 साल पूरा हो गया है। ये चाहे तो सरेंडर कर सकते हैं या उसको पेड अप कर सकते हैं। सरेंडर करना या नहीं करना यह निर्भर करेगा कि उन्होंने ये जो पेंशन का ये जो प्रीमियम भरा उसमें 80CCC में बेनिफिट लिया है या नहीं लिया है। अगर इन्होंने बेनिफिट लिया है तो ये जितना पैसा आएगा वो उनके हाथ में पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। अगर उन्होंने बेनिफिट नहीं क्लेम किया है तो सरेंडर कर सकते हैं, अपनी जो टैक्स लायबिलिटी है वो देख के डिसाइड कर सकते हैं। आगे अपन इनके जो इन्वेस्टमेंट पे आते हैं, जैसे HDFC टॉप 200 है। HDFC टॉप 200 एक जमाने में स्टार परफॉर्मर हुआ करता था, पर जैसे मैंने बताया कि एक मैच का चैंपियन हर मैच में चैंपियन नहीं होता है, तो आपको रेगुलरली देखते रहना चाहिए कि ये तो अभी काफी टाइम से 2-3 साल से HDFC टॉप 200 परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो अगर ये उस टाइम में रिव्यू करके इधर शिफ्ट कर दिए होते तो हो सकता है उनके रिटर्न इंप्रूव हो गए होते। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। HDFC टॉप 200 का SIP आप बंद कर लीजिए और जो 1 साल पहले तक का जो इन्वेस्टमेंट है वो आप रिडीम कर दीजिए और आदित्य बिरला सन लाइफ की फ्रंटलाइन इक्विटी स्कीम है उसमें ट्रांसफर कर दीजिए। और 1 साल तक के पहले तक का जो इन्वेस्टमेंट है वो आप अभी रिडीम नहीं करिए, नहीं तो आपको उसमें एग्जिट लोड लग जाएगा। दूसरा जो उनका IDFC प्रीमियम है, जैसे HDFC टॉप 200 के जैसे IDFC प्रीमियर भी एकदम स्टार परफॉर्मर था, पर जब से इनके ये फंड मैनेजर IDFC छोड़ के गए तब से इसकी परफॉर्मेंस भी बिगड़ गई है। तो जैसे HDFC मैंने शिफ्ट करना HDFC टॉप 200 का शिफ्ट SIP और प्रोसीड्स शिफ्ट करने को बोला है, वैसे भी इसको भी ये आप मीरे असेट के एमर्जिंग ब्लू चिप फंड में शिफ्ट कर सकते हैं। मैं शुक्ला जी को वापस एक बार बोलना चाहूंगा कि अभी मैंने जैसे आपको आदित्य बिरला फ्रंटलाइन में या मीरे असेट के एमर्जिंग ब्लू चिप फंड में शिफ्ट करने को बोला है, पर आप उसके भरोसे ही नहीं बैठे रहिए। आप 1 साल पूरा होने के बाद में वापस देख लीजिए कि ये जो फंड है वो इसका जो बेंचमार्क है, बेंचमार्क के सामने उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अगर बेंचमार्क से परफॉर्मेंस खराब है तो उसको वापस रिव्यू करके वापस शिफ्ट वगैरह करना पड़ेगा। और अगर बेंचमार्क से बेहतर परफॉर्मेंस है तो भले ही ओवरऑल रिटर्न आपके अच्छे नहीं हो, पर अगर बेंचमार्क से अगर थोड़ा बढ़िया रिटर्न दे रहा है तो आप उस फंड में कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, तो ये कुछ ऐसे सजेशन आते हुए बलवंत जी की तरफ से उम्मीद है राजीव जी आपको थोड़ी मदद जरूर मिली होगी। समय समय पर रिव्यू करना बहुत जरूरी है। आप मनी गुरु देखते रहिए, लेकिन लगातार मनी गुरु में जिस तरह के सजेशंस आपको मिलते हैं, हर रोज रूल्स भी चेंज होते हैं, नियम भी चेंज होते हैं, उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करना भी काफी जरूरी है।